चलिए आपको यह भी बताते हैं कि किस किस विभाग में कितनी कितनी भर्तियां होनी है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग समूह ख और गा और घा में 8,556 भर्तियां, प्राविधिक शिक्षा विभाग, व्यावसायिक शिक्षा विभाग में 365, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 16,708, बेसिक शिक्षा विभाग में 54,706 भर्तियां, पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति विभाग में 13,07,253 भर्तियां, सहकारिता विभाग में 726, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में आपको बता दें 2,06,103, चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,112, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालय में 14,000 भर्तियां, वित्त विभाग में 614 भर्तियां हैं, उच्च शिक्षा विभाग विश्वविद्यालय महाविद्यालय में 4,615 भर्तियां, नगर विकास में 700, पुलिस विभाग में 16,629, बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 और कुल आयोग में आपको बता दें 37,09,709 भर्तियां होने वाली हैं। तो विपक्ष इस मुद्दे पर किस तरीके की राजनीति कर रहा है, आइए ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष का सरकार पर क्या आरोप है? आजाद भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर बढ़ गई है। विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी बेचो जनता पार्टी बन चुकी है। सरकार युवाओं की आवाज को बिल्कुल अनसुना करती जा रही है। गिरती जीडीपी और बढ़ती बेरोजगारी, रोजगार देना तो दूर, रोजगार छीनने का कार्य कर रही है सरकार। ये लगातार तमाम विपक्षी दल सड़कों पर उतरे हुए हैं। युवा राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाने को मजबूर है। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया गया। देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच में युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्र एसएससी जैसी परीक्षाएं तय समय पर नहीं होने पर नाराज दिखाई दिए, सड़कों पर धरना देने के लिए उतर गए। नौकरियों के लिए तय समय पर नियुक्ति न होने पर प्रदर्शन किया गया। कई संस्थानों में बेतहाशा फीस बढ़ोतरी से परेशान छात्रों का हल्ला बोल भी हमने कल तक सड़कों पर देखा था। तो सवाल यह है कि क्या विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है? सरकार अपनी तैयारी यहां पर दिखाकर युवाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई में ये तमाम चीजें जो सरकार की तरफ से कही गई नियुक्ति को लेकर वो बड़ी ही पारदर्शिता के साथ में जमीन पर इंप्लीमेंट होती हुई दिखाई देंगी और उत्तर प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा आने वाले समय में? यह सवाल है, इसके जवाब हम खोजेंगे। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज पंडित जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सभा से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विवेक शर्मा छात्र लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। एक एक करके और भी खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे। मनोज जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहती हूं। विवेक यहां पर बैठे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कपिल जी यहां पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये दोनों लोग हैं जो कहीं ना कहीं समय उतरे हुए हैं। छात्र भी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि नियमित समय पर आप परीक्षाएं नहीं करवाते, नियुक्ति नहीं करते, तमाम भर्तियां खाली पड़ी हुई हैं और आप रोजगार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। क्या जो विपक्ष इतनी आक्रामकता इस मुद्दे को लेकर दिखाकर सड़कों पर उतरा हुआ है, इसीलिए यह फैसला किया गया आज? नहीं, सृष्टि जी, ऑलरेडी देखो ऐसा है, जो आंकड़े आपने अभी प्रस्तुत किए, ये आंकड़े एक ही दिन में तो बने नहीं थे। हाँ। भाई ये आंकड़े कहीं ना कहीं सारे डिपार्टमेंट के जितने सचिव हैं और जो लोग हैं, जो चीफ सेक्रेटरीज हैं, सबसे कहा गया था पहले, और सारे आंकड़े सारी चीजें सब पहले से मंगा के रखी हुई थी। तभी आपने एक बार देखा ना, आपने ये प्रेस के पास कैसे आया, क्योंकि हम पहले से दे चुके हैं कि हम ये करने वाले हैं और हम लोग उसी तैयारी में हैं। बिल्कुल पारदर्शिता के साथ एक एक चीज को लेके हमने कैसे कैसे इसको करना है, वो पूरी प्लानिंग सरकार के पास है। अब चूंकि विपक्ष के पास और कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है, वो एक माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। वो कहीं रोज नई नई चीजें लेके आके सामने खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम अगले 6 महीने में कम से कम 3 लाख लोगों को रोजगार दे ही देंगे, और इससे ज्यादा भी आंकड़े हो सकते हैं, पर मिनिमम हम इतना जो है तैयारी करके बैठे हैं। ये जो विपक्ष की ओर से माहौल बनाया गया है, क्या इसे शांत करने के लिए इसका एक आपने जड़ी बूटी निकाला है कि छात्रों को किसी तरीके से शांत किया जाए? क्योंकि सवाल कई दिनों से उठ रहे थे, कई महीनों से उठ रहे थे और सरकार का जवाब यही होता था कि कोरोना महामारी सिर्फ हमारे प्रदेश में नहीं फैली है, देश में और पूरे विश्व में फैली है, तो जाहिर तौर पर इस तरीके के लॉसेस हमें झेलने पड़ेंगे। लेकिन जब विपक्ष इतनी आक्रामकता के साथ में, वो भी चारों ओर से, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, या फिर कांग्रेस पार्टी हो, या फिर बसपा हो, सभी ने कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली एक दूसरे का
साथ देकर ये प्रदर्शन किया। और छात्र यहां जो विवेक बैठे हैं ये जाहिर तौर पर बताएंगे कि छात्रों का क्या गुस्सा है, क्यों आक्रोश उनके अंदर है। तो क्या इस माहौल को शांत करने के लिए ये कोशिश की गई कि शांत करने के लिए फैसला हम दिखा दें कि हम कहीं ना कहीं काम करने की कोशिश कर रहे हैं? जी, ऐसा नहीं है, इंसान करने के लिए नहीं है। तो हम लोग जो हमारा जनता के प्रति हमारा जो दायित्व बनता है, जो चीजें हैं जो पहले से तय की हुई है, उन पे काम हो रहा है। ये जब मैंने अभी अब रीजन क्या, ऐसा नहीं है कि सारे आंकड़े एक दिन में निकल आए, 2 दिन में 4 दिन में निकल आए। ये पूरी प्लानिंग है, पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है और हम लोगों ने पूरा प्लान करके हमें तो ये करना ही करना है। ठीक है कपीश जी, आप संतुष्ट हैं? आपने रोजगार के मुद्दे पर सड़कों पर आप उतरे, आपने प्रदर्शन किया, आपने सवाल पूछे सरकार से, सरकार उसका जवाब दे रही है। क्या आप इस फैसले से, ये जो तैयारी, ये जो कार्य योजना सरकार की तरफ से बनाई गई, 3 लाख नौकरी का दावा किया गया है, इससे आप संतुष्ट हैं? विपक्ष संतुष्ट है? कपीश जी देखिए, अभी तो इनका ये सिर्फ वादा है। जब इसको ये अपने कार्य में परिणित करेंगे तो विपक्ष को इन पर विश्वास होगा जी। कारण इसलिए है कि जब मोदी सरकार बनी थी तो मोदी सरकार ने कहा था कि भारत के अंदर हम 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे। लेकिन जब मोदी सरकार बन गई तो उसके बाद रोजगार जाने लगे, क्योंकि देश में मंदी का दौर आ गया इनकी गलत नीतियों और परफॉर्मेंस की वजह से, चाहे वो नोटबंदी रही हो या जीएसटी रही हो। इसका 1 लाख मनोज भाई बैठे हुए, वो गिना नहीं पाएंगे कि इससे देश को क्या लाभ हुआ, इससे प्रदेश को क्या लाभ हुआ, इससे देश की जनता को क्या लाभ हुआ, या उद्योगों को क्या लाभ हुआ, या किसानों को इससे क्या लाभ हुआ, वो ये नहीं बता पाएंगे। और ये भी हम आपको बतावें कि बेरोजगारी दर जो है, जो 1972-73 के अंदर जो है, आज से 45 साल पहले 2019 में जब ये आंकड़े हम लोग लेकर के आए थे और इन्हीं के आंकड़े जारी किए हुए थे, उस समय इनकी सरकार इग्नोर करती थी। लेकिन 2019 में जब मोदी सरकार फिर से बन गई तो श्रम विभाग ने, इनके श्रम मंत्रालय ने इन्हें जारी किया, उसमें 6.1% 2019 के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े जी, और 2014 के अंदर 2.7% थे, जो कि अब बढ़ करके इस समय, कोरोना से पहले की बात मैं कह रहा हूं, हाँ, कि 8.9% हो गए। और इसमें जो है, इसमें 8% हो गए, जिसमें कि शहरी जो बेरोजगारी बढ़ी वो 8.9% बढ़ी, और ग्रामीण की जो बेरोजगारी दर थी वो 7.6% बढ़ी। और जब दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो वो 8% आती है। कब? जब ये मार्च की बात कर रहा हूं, 4 मार्च सन 2020 के अंदर का ये आपका आंकड़ा है, जो कोरोना काल के पहले का। अब इसमें सृष्टि जी एक बात बहुत जरूरी है क्लियर करना, कि जो ये आंकड़ा है ये उन बेरोजगारों का है जिसमें शिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, जिसमें जो है अशिक्षित बेरोजगार भी शामिल हैं, जिसमें अकुशल जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, जिसमें कार्यकुशल लोग हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें उच्चस्थ शिक्षा के जो पद होते हैं वो भी सब शामिल हैं, सब मिलाने के बाद जी। लेकिन अगर आप उच्चस्थ शिक्षा का देखेंगे, बेरोजगारी दर, जो शिक्षित बेरोजगारी दर है वो 60% था मार्च में ही, 60%। और ये मेरे अपने आंकड़े नहीं है, सरकार के द्वारा जारी किए गए आंकड़े। तो जो आर्थिक निगरानी मंत्रालय इनका आंकड़ा जारी करता है, ये मैं उन आंकड़ों को बता रहा हूं, मेरे पास ही इसकी कोई आंकड़े जारी करने की चीजें नहीं है जी। और ये 2014 के बाद जब इन्होंने देखा बेरोजगारी दर बेरोजगारी बढ़ रही है, तो जो श्रम विभाग के अंदर से लागू होता था, जारी होता था आंकड़ा, उसको इन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन 2019 की सरकार होने के बाद फिर शुरू किया। अब आपको हम बता दें, ठीक है, इस समय 40% से ज्यादा बेरोजगारी दर है और लोग जो है वो बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च में कोरोना से पहले ही 9% की बेरोजगारी दर थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। और योगी सरकार अब तक, जो अगर आप इनका देख लें तो उत्तर प्रदेश में 34 लाख जो शिक्षित बेरोजगार हैं, 1,60,000 पदों पर जो है भर्ती का इंतजार है। 4 लाख भर्तियां जो हैं वो कोर्टों में फंसी हुई हैं। हाँ। और 2016 के अंदर जो इनकी सरकार की भर्ती थी, शिक्षक भर्ती, वो 12,460, सिपाही भर्ती 2018 41,520 और शिक्षक भर्ती 2018 69,000, जो शिक्षकों का घोटाला बहुत भारी सामने आया। और बीपीएड की जो भर्ती थी 2016 32,000 शिक्षकों की, ये और 2 वर्ष में 12.5 लाख बेरोजगारी दर ये बढ़ी है।
तो इस पर इनका कोई जवाब ठीक है, नहीं। चलिए आज कबीर जी, योगी आपके सवालों का जवाब मनोज जी से हम लेंगे, आगे बढ़ेंगे। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज तिवारी जी भी कांग्रेस से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विवेक, कल भी आप चर्चा में हमारे साथ शामिल थे, इसी मुद्दे पर लगभग हम चर्चा कर रहे थे। कल बेरोजगारी दिवस मनाया गया था, आपने भी कहीं ना कहीं सरकार का विरोध किया था। आज सरकार एक नई उम्मीद लेकर आई है, कोरोना काल है, जाहिर तौर पर परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब है युवाओं के लिए खास तौर पर, तो एक नई उम्मीद की किरण जो सरकार देने की कोशिश कर रही है कि 3 महीने के भीतर भीतर हम ये शुरुआत कर देंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, 3 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। क्या युवा संतुष्ट है? विवेक जी सृष्टि, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को कि देर आए दुरुस्त आए। लेकिन दरअसल क्या है ना कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी हो जाती है कि वो मुख्यमंत्री तक को भ्रमित कर देती है जी। जैसे कि मेरे दोनों महानुभाव भाजपा के और आम आदमी पार्टी के आंकड़े दे रहे थे, तो जैसा कि सरकार आंकड़ों से छात्रों को हमेशा गुमराह करती है, लेकिन क्या सरकार को ये नहीं पता कि छात्र इतना जागरूक हो चुका है कि वो आंकड़े अपने आप निकाल लेता है। तो मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा। सरकार जैसा कि बोल रही है कि 3 लाख भर्तियां हम निकालेंगे, 3 महीने में निकालेंगे और 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे देंगे। मेरा सीधा एक तीखा सवाल सरकार से है कि आपने यूपी SSSC में पूरी भर्तियां नहीं की, उसके मेंबर के पद खाली हैं। माननीय शिक्षा मंत्री पिछले 2.5 साल से आखिर उत्तर प्रदेश में कर क्या रहे हैं? वो लगातार बोल रहे हैं कि एक शिक्षा आयोग बनाएंगे, हम शिक्षा आयोग बनाएंगे। ना आज तक माध्यमिक शिक्षा आयोग बना है, ना आज तक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग बना है। तो आखिर आप भर्तियां किस माध्यम से करेंगे? डायरेक्ट भर्तियां करेंगे क्या? अब मैं आपको एक आंकड़े देता हूँ, छोटे से आंकड़े हैं सिर्फ, जैसा कि इन महानुभावों को दोनों को मैंने सुना है, तो उम्मीद है कि दोनों मुझे आसानी से सुनेंगे। वैसे कि चूंकि आपको मुझसे सीधे सवाल पूछना चाहिए था, आप इन दोनों से सवाल पूछ लिया, इसमें चलिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, वीडियो की 3,133 भर्ती अभी तक रुकी है। 69,000 जो सहायक अध्यापक की भर्ती थी, वो सबको पता है कि माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आज तक मत्था चूम रही है। उत्तर प्रदेश का रोजगार का एक छोटा सा आंकड़ा देना चाहूंगा। जनवरी में पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में ARO के 12 पद आए और सीएम साहब कह रहे हैं कि हम 3 लाख भर्तियां निकालेंगे। मात्र 12 पद आए, अभी तक उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। और प्रधानाचार्य एडेड स्कूलों में SI ASI की अभी तक भर्ती रुकी है। और एक छोटा सा आंकड़ा है कि 6,000 TGT के आवेदन 2011 में मांगे गए थे, अभी तक उसकी परीक्षा नहीं हुई है। 2016 ARO इसकी परीक्षा अभी तक नहीं हुई है, 2 बार इसकी डेट आ चुकी है। उर्दू अनुदेशक हैं, 12,600 की भर्ती अभी तक रुकी है। 12,460 शिक्षक प्राइमरी की, उनकी भर्ती आज तक रुकी है। यूपी SSSC जो कि एक खा और गा के संगठन जो भर्तियां होती हैं उनको लगातार कराता है, उसका तो मैंने आपको बता दिया है कि उसके पद खाली हैं अभी तक। आज तक उसने योगी सरकार आने के बाद कोई विज्ञापन नहीं निकाला है। माननीय शिक्षा मंत्री जो उत्तर प्रदेश के, एक सबसे बड़ा उनका दायित्व बनता है कि वो छात्रों के सम्मुख आए, छात्रों की बातें सुने। वो अपने मजे में मस्त है, उनको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। अब तक 2 बार कमेटी गठित हो चुकी है उच्च शिक्षा पर शोध के लिए। आज तक राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा जो नेट के समकक्ष होती है, उसका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। अभी बिल्कुल आप आंकड़े दे रही थी मुझे कि माध्यमिक विद्यालयों में 12,600 पद आएंगे। मैं आप ही को इसी सरकार का एक आंकड़ा देना चाहूंगा कि 26,000 पद एडेड विद्यालयों से DIS और JD के माध्यम से मांगे गए थे। तो आज सरकार किस बात पे कह रही है कि हम 12,460 भर्तियां निकाल देंगे? आप बताइए मुझे। ठीक है, चलिए। BPED MPED के लगातार छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं और सरकार कह रही है कि 3 लाख भर्तियां हम निकालेंगे, 6 महीने नियुक्ति पत्र देंगे। अरे श्रीमान योगी जी, ये मैं आपको जो आंकड़ा दे रहा हूँ, लगभग 1 लाख से ज्यादा भर्तियां हैं जो रुकी पड़ी हैं। आप ठीक है, चलिए विवेक, आपके सवालों का जवाब लेंगे। उससे पहले मनोज तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े, उनका भी रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, आपके क्या सवाल? देखिए स्थिति एक बात है, उत्तर प्रदेश का जो माननीय योगी जी ने कल घोषणा की, इसके संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है, इसके पहले बहुत सारे शिक्षा जी बात स्पष्ट सामने आई थी कि बहुत सारी नीतियां सरकार की हरी पड़ी है और उस पर सरकार कोई विचार नहीं करे। आज कब उठता है, कल जब ये घोषणा होती है तो योगी का कहना है कि जितने भी सचिव हैं वो सब लोग बताएं कि बिहार में कितनी शिक्षा खाली पड़ी है। दुर्भाग्य की बात है कि सरकार 3 साल से ऊपर को होने को है और अभी तक ये पता नहीं है कि ये 1 साल से 12 लाख से ऊपर जो है लोग नियुक्तियां खाली पड़ी हुई है और उस पर कोई सरकार ने अभी तक उसके पास डाटा ही नहीं है जी। अब वो डाटा मांग रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे एक साथी ने कहा था, मैं उनकी बातों से पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि दरअसल जो शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शिक्षा विभाग पूर्ण रूप में जो है चरमरा कर बैठा हुआ है। इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। एक हेल्थ सेक्टर है, यह बात हेल्थ सेक्टर की मैं इसलिए कर रहा हूँ
कि अभी नीति आयोग के नारे के ऊपर उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर्स लगाए गए थे कि हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। आज हालत उत्तर प्रदेश की ये है कि पूरे देश में 28.61% के स्कोर के साथ निचले पायदान पर है उत्तर प्रदेश। अब आप समझ लीजिए कि जिस प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या का प्रदेश हो और वहां स्वास्थ्य विभाग में प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र पर बहुत सारी ऐसे नियुक्तियां हैं जहां पर विगत 10-15 वर्षों से दुर्भाग्य इस प्रदेश का कि वहां पर नियुक्तियां खाली पड़ी है। और जब योगी जी आए थे, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बनाने के समय उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए भाजपा के द्वारा कि तमाम नियुक्तियों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जितनी नियुक्तियां खाली हैं डॉक्टर्स की, नर्सेज की, उन सब नियुक्तियों को भरा जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए और इस सरकार का बिल्कुल जो है विफलता देखिए कि 3 साल होने को आए और उत्तर प्रदेश आज 28.61 के आंकड़ों के साथ सबसे निचले पायदान पर है। मनोज जी। सृष्टि जी, मैं ऑलरेडी इनका विपक्ष का काम है भाई उंगली उठाना, ये उठाएं। अब जैसे हमारे छात्र नेता ने कहा कि आंकड़े इनके पास हैं, इनके पास पता नहीं कौन से आंकड़े हैं। हम लोग सरकार के जो अधिकारियों ने जो आंकड़े दिए हैं, जो हमने आंकड़े मीडिया में जारी किए हैं, उन आंकड़ों से इनके किसी आंकड़े का कोई मेल नहीं खाता। अगर हम कह रहे हैं कि हम आपको 6 महीने में हम आपको पूरी नियुक्ति पत्र दे देंगे और चीज़ें प्रक्रिया अभी से चालू हो जाएगी, तो वो दिखेगी प्रक्रिया चालू हो रही है और चीजें चल रही हैं। सर मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूँ कि आप भर्ती कैसे करेंगे? भर्ती आपके आयोग के पद पूरे नहीं भरे गए, माध्यमिक शिक्षा आयोग, उच्चतर शिक्षा आयोग गठित नहीं हुआ है, आप कैसे करेंगे भर्ती? आप मुझे इसका जवाब दीजिए पहले। नहीं, भर्ती कैसे करेंगे? ये जो हमारी टीम 11 है, जो मुख्यमंत्री जी ने टीम 11 बनाई है, वो भर्ती करने का पूरा प्रोसेस है ना वहाँ पे। जो अभी तक भर्तियां हुई वो भी तो पारदर्शिता के साथ हुई, ये भी भर्ती पारदर्शिता के साथ। सर आपकी जानकारी कम है, आपकी जानकारी कम है। आप ही के मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम इसे संवैधानिक संस्था बनाएंगे, यूपी पीसीएस की तरह इसे संवैधानिक संस्था बनाएंगे, और आपके सीएम साहब आज ही कह रहे हैं कि यूपी पीसीएस की तरह हम निष्पक्ष भर्तियां कराएंगे। अरे सर, आपके सीएम ने 2015, 16, 17 और 2014 की पीसीएस की कॉपियों की जांच नहीं करा पाए। आज तक उन एसपी का ट्रांसफर बिहार करवा दिया गया। प्रतियोगी छात्र लगातार परेशान है कि आखिर जो भर्तियां हुई थी, घोटाला हुआ था, पीसीएस में जो घोटाला हुआ है वो आज तक तो सामने नहीं आ पाया। वो जांच बस ऐसे बड़ी है कि 1 और 2। अरे विवेक जी, आपको पता है कि जितनी बड़ी महामारी से हमारा देश गुजर रहा है, पहले हम लोगों की जान बचाएं। पहले आप कोरोना काल में कि सबसे पहले जान बचाने की कोरोना काल में पूरा देश सरकार के साथ रहेगा। प्रायोरिटी किस चीज की ज्यादा जरूरी है, आप मुझे बताइए। प्रायोरिटी उस चीज की ज्यादा जरूरत है कि जो स्थिति खराब है पहले उसको कंट्रोल करेंगे। मनोज जी प्रायोरिटी है। अरे मनोज पंडित जी, सर वो सवाल ये पूछ रहे हैं कि पहले भी भरोसा आपके ऊपर कैसे किया जाए। पहले भी आपने ये वादे किए थे, जो ये तमाम आंकड़े रखे जा रहे हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा भी आपने किया था, और यूपी में भी तमाम वादे आपने किए थे। जो रिक्त पद पड़े हुए हैं उनकी आखिरकार अभी तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई? कोरोना आने के पहले की बात कर रहे हैं ये लोग, अभी की बात नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपने आंकड़े जारी कर दिए वो कर दिए, बेहतर है। इसीलिए मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि क्या मामले को शांत करने के लिए, छात्रों को शांत करने के लिए, विपक्ष को शांत करने के लिए, माहौल को खत्म करने के लिए आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना के पहले जो रिक्त पद पड़े हुए थे, क्या उन पर भर्तियां हो गई थी? क्या उन लोगों को रोजगार मिल गया था? या पहले ये सब कुछ बेहतर तरीके से चल रहा था, मात्र कोरोना ने 4 महीने में सब कुछ चौपट कर दिया? सिर्फ सरकारें बहाना बना सकती हैं सृष्टि जी कोरोना काल का, कुछ और इनके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कुछ में जांच का जो कुछ जांच चल रही है, उनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई, वो चल रहा है जांच, अभी हो रही है जांच, उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। 2.5 साल में आप मुझे बताइए जांच में कितनी प्रगति है? अभी तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कर्मचारियों से पूछताछ तक नहीं हुई है। कॉपियां सबको पता है, अखबारों में निकला है कि उत्तर प्रदेश टीचर्स में कॉपियां जला दी गई। आपको पता पूछताछ हुई है नहीं हुई? क्या लोग आपके घर जाके आपको रिपोर्ट देंगे कि पूछताछ हो गई? क्या वो रिपोर्ट नेट पे डालेंगे हम कि हाँ भाई पूछताछ हो गई? आप मुझे बताइए कि अभी सुशांत सिंह की जांच चल रही है, सुशांत सिंह की जांच चल रही है, तो क्या सीबीआई अभी सीबीआई एक महीने जांच कर रही है, सीबीआई के एसपी का ट्रांसफर क्यों कराया आपने? नेट पे डाल दी। चलिए ठीक है मनोज जी, विवेक जी, आप 2 मिनट वापस आएंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
तो कोरोना काल में भी योगी सरकार रोजगार देने की बात यहां लगातार कर रही है, लेकिन विपक्ष के सवाल जस के तस हैं कि भरोसा कैसे किया जाए जब पहले की नियुक्तियां आपने नहीं की। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए लगातार बने हमारे साथ। मनोज तिवारी जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप। आखिरकार जब सरकार इस महामारी के दौरान जहां सब कुछ बहुत ज्यादा डामाडोल हो चुका है, परिस्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, उसमें भी चीजों को समेटने की कोशिश कर रही है, युवाओं के सामने एक नया दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है, उसके बाद भी आरोप क्यों है? मनोज जी। देखिए सृष्टि जी, अप्रैल के बाद कोरोना का संक्रमण जो है उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में उसकी दस्तक हुई है और तेजी से बढ़ा है। हम मान सकते हैं, मान लेते हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में परिस्थितियां खराब हुई हैं, लेकिन एक चीज मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के और बड़े बड़े भाई मनोज जी से पूछना चाहता हूँ कि इसके पूर्ववत विगत 1.5 वर्षों से 1.5 वर्षों से ये मसला, इसके पहले एक बार विधानसभा में मसले को उठाया गया था और आपको याद होगा तो फरवरी में माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी के द्वारा भी वार्ता करके सरकार पर यह प्रश्न किया गया। उस वक्त ये दबाव आया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और प्रशासनिक सरकार की तरफ से कि नीतियों पर बहुत तेजी से विचार किया जा रहा है और उसके संदर्भ में अहम बैठक सरकार की और सारी रिक्त पदों को भरा जाए। अब मेरा सवाल ये है कि देखिए, मैं क्यों कहता हूं कि ये जुगलों की सरकार है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि सरकार को आधारभूत चीजों की जानकारी नहीं है और इसका कारण ये होता है कि ये बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कह देते हैं, लेकिन ना तो उसको जमीन पर उतार पाते हैं, ना उसको क्रियान्वित कर पाते हैं। अब देखिए, अभी हमारे एक साथी ने कहा, आप खुद ही सोचिए, आपके टेलीविजन चैनल पर कई बार इस चीज पर चर्चा हो चुकी है। देखिए, रोजगार का मसला है। उत्तर प्रदेश में सारे लघु उद्योग, भारी उद्योग या छोटे उद्योग, सभी उद्योगों की स्थिति पहले से बहुत खराब है। आज किसानों की स्थिति बहुत खराब है। तो जहां जहां रोजगार के साधन दिए जा सकते हैं वहां सरकार ने दरवाजा बंद कर दिया है। अब रही बात सरकारी महकमों में, तो सरकारी महकमों की स्थिति यह है कि जो 75 जिलों में शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग में आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में या माध्यमिक स्कूल में चले जाइए, उच्च विद्यालयों में चले जाइए, वहां सब जगह बहुत भारी संख्या में पद खाली है और इस पद के लिए 3 वर्ष से ये सरकार कार्यरत है। आज तक इनको ये नहीं जानकारी हो पाई कि हमारे यहाँ शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं और आज ये कह रहे हैं कि हम लोगों को रोजगार दे देंगे। तो और उसके बाद उनके साथी कह रहे हैं कि कोरोना के संक्रमण काल में सरकार तैयारियों में लगी हुई है। तो ये बात बहुत हास्यास्पद लगती है। सृष्टि जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के रोजगार के मामले में, उद्योग के मामले में बारंबार आप लोगों ने आईना दिखाने का या इस पर चर्चा कराया है। मैं सरकार को फिर एक बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जुमलेबाजी बंद करके जमीनी हकीकत पर जब तक सरकार समुचित चीजों का विवरण प्राप्त नहीं करेगी तब तक उसको सही ढंग से क्रियान्वित नहीं कर पाएगी और उत्तर प्रदेश के युवा ठगे जा रहे हैं, तो ये ठगने का काम सरकार बंद कर दे। ठीक है मनोज जी, जवाब। सिर्फ 2 मिनट मैं आपसे लेना चाहूंगा। सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट आपके समझ रखना चाहूंगा कि सरकार लगातार कह रही है कि हम 3 महीने में भर्तियां करेंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ 6 महीने में नियुक्ति पत्र दे देंगे। अभी उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की अधिसूचना नहीं आई है। 6 महीने के बाद जब तक ये मान लिया, चलो एक मिनट के लिए मान लेता हूँ कि सरकार भर्तियां निकाल दे रही है, उसके बाद परीक्षा कैसे कराएगी? क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं 6 महीने बाद। फिर बोल देंगे कि आचार संहिता स्थगित है। और आज के सीएम योगी के बयान ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि उत्तर प्रदेश में भर्तियां होंगी तो संविदा पर होंगी। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी थी। छात्र सड़कों पर उतरा है, सबके हाथों में बैनर तख्तियां हैं कि संविदा वापस लो। सरकार के किसी भी एक मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए ये बयान नहीं दिया कि संविदा का सिर्फ प्रस्ताव विचाराधीन है या हम इसे नहीं लाएंगे। सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी से बिल्कुल भाग रही है उत्तर प्रदेश सरकार। अच्छा विवेक, ये संविदा वाली जो बात हो रही है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक ऐलान इस पर किया नहीं गया है, सिर्फ एक चर्चा हुई है, कोई प्रस्ताव अभी तक आया नहीं है। लेकिन ये जो नया प्रोटोकॉल बनाने की या 3 साल से 5 साल करने की का प्रोसीजर की बात हो रही है, अगर ऐसा होता है तो उसमें हर्ज क्या है? इसमें दिक्कत कहां पर है? कि क्योंकि अगर जो ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं उनको तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें आएगी नहीं, क्योंकि हम लगातार ये सवाल उठाते हैं कि हमें अपने सिस्टम को करप्शन से बचाना है, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको हटाना है। तो अगर एक फिल्टर तरीके से हम चीजों को कर रहे हैं तो इसमें किस प्रकार की दिक्कत आएगी? जी, मैं बिल्कुल एक छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको। कि पहले तो एक युवा
4 साल 5 साल तैयारी करता है तो जी। उसका मानसिक शोषण अपने आप हो जाता है। हाँ। फिर भर्ती अगर माननीय उच्च न्यायालय में चली जाए तो उसका शोषण वहां भी हो रहा है। उसके बाद वो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेता है। उसके बाद भी उसके ऊपर इस बात की तलवार लटकी हुई है कि न जाने कब उसको भर्ती से निकाल दिया जाएगा। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही सृष्टि जी भ्रष्टाचार के लिए बदनाम है। अगर संविदा लागू होगी तो यहाँ सिर्फ घूसखोरी के अलावा कुछ नहीं होगा। 60% अंक सिर्फ घूसखोरी पे लिए जाएंगे। दूसरा सवाल मेरा सरकार से है कि आप संविदा ला क्यों रहे हैं? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। यदि आपको उसमें कमी लग रही है तो आप उसी सिस्टम में सुधार कीजिए ना। ठीक है आप मनोज जी, लगातार छात्रों का शोषण पे शोषण क्यों करते जा रहे हैं? ठीक है विवेक, ठीक है विवेक, हम जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, सवाल ये है, जैसा अभी मनोज तिवारी जी ने कहा और जैसा विवेक ने भी कहा कि कोई स्पष्टीकरण अभी तक सरकार की तरफ से नहीं दिया गया इस मामले में। लगातार सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं, छात्र हैं, छात्रों में भी असमंजस की स्थिति है कि भाई पहले तो हम ये कठिन एग्जाम या जो भी नौकरियां होंगी उसके लिए कोई प्रोसीजर तो होता होगा सरकारी नौकरी के लिए, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे वो नगर निगम में हो, चाहे जिस भी विभाग में हो, एक प्रोसीजर होता है, उसको पास करके तब आपको वो नौकरी मिलती है। अब वो नौकरी हासिल करने के बाद 5 साल तक आप ये सोचेंगे कि ये नौकरी 5 साल बाद हमारे पास होगी या नहीं। 60 नंबर पाने के लिए फिर टेबल के नीचे से डील होगी कि आप इतना पैसा ले लीजिए और हमें 60 नंबर दे दीजिए। अभी तक नियुक्तियों में हम घोटाला देखते थे कि भर्ती में, एग्जाम परीक्षा में, इन सारी चीजों में घोटाला होता है। अब सर्वाइवल के लिए घोटाला देखने को मिलेगा। आपको नहीं लगता कि क्लियर स्पष्टीकरण एक सरकार के किसी अधिवक्ता या प्रवक्ता या किसी की तरफ से देना चाहिए कि ये है क्या, माजरा क्या है? इसमें क्या है मैं बताऊं आपको। जो लोग, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई, हाँ। वो ये सोचता है कि भाई मैं तो अब सरकारी दामाद हो गया। हाँ। ना मुझे कोई हटा सकता है, ना मुझे कुछ बदल सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अब कम से कम अगर किसी को काम करने का अगर मौका अभी आप देखिए ना, अभी जो नया सिस्टम निकाला, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी हो, अगर उनका वर्क प्रेफरेंस अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट उनको नोटिस देके बोलती है क्यों ना आपको हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे कॉन्टेक्ट पे रखेंगे या संविदा पे रखेंगे तो उससे ये होगा कि जो बंदा काम करने वाला है वो पूरा पोटेंशियल मनोज जी, छात्रों में और विपक्ष में असमंजस का जो सवाल है वो ये है कि ऐसा ना हो कि आप भर्ती करने के लिए या संविदा पर जब रखें उसको पुख्ता करने के लिए उन्हें किसी के घर का नौकर बनना पड़े। ये सवाल है सर, इसकी सरकार गारंटी कैसे देगी कि जो भी उनके ऊपर हाई लेवल के अथॉरिटीज होंगी, जिन्हें उन्हें नंबर देना है, 60 नंबर जिन्हें देना है, जिनके हाथ में है, अगर कोई पर्सनल ग्रज है, वो व्यक्ति उनको पसंद नहीं है या उसके घर में चाय पानी नहीं पिला रहा, उनके घर का काम नहीं कर रहा, क्योंकि सरकारी नौकरियों में हमने देखा है शुरुआती दौर में ये चीजें होती हैं सर, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। तो अगर वो घर का काम करने से मना कर दे कि सर हम आपके घर की सब्जी लेकर नहीं आएंगे, तो कहेंगे ठीक है आपको 60 नंबर नहीं मिलेगा, वो छात्र क्या करेगा फिर? 5 साल के बाद क्या करेगा? आत्महत्या करेगा जाकर? मेरी बात तो सुनिए। अभी 1 महीने पहले की घटना है, एक किसी फोर्स का जवान था, उस फोर्स के जवान ने किसी सीओ ने उसको बोला कि भाई ये बिल पास करने हैं। उसने बोला साहब ये गलत है, मैं पास नहीं करूंगा। उसने कहा गलत क्यों है? दोनों में झगड़ा हो गया, दोनों में हाथापाई हो गई, मारपीट हो गई, सारी चीजें हो गई, विभागीय जांच हुई। तो ऐसा नहीं है कि अब ये है फिर क्या होगा, भविष्य गर्भ में क्या होगा। हम और आप आज जो है उसको आज सोच रहे हैं। हमें नहीं पता था, या किसी को, जितने पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी को पता था कि कोरोना आ जाएगा या कोई बीमारी आ जाएगी? हमें नहीं पता था सर। सवाल सुनिए, जवाब है मेरे पास, जवाब है मेरे पास सर, जवाब है। सुनिए, किसी को नहीं पता था कोरोना आने वाला है, लेकिन क्या हमारे सिस्टम में, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे अधिकारियों को यह पता था कि पीपीई किट मामले में हमें घोटाला करना है? ये तो किया कराया है ना। ये तो ऐसा तो है नहीं कि अचानक से घोटाला हो गया, सपने में हो गया। ये तो जानबूझ के किया गया ना कि लोगों की जिंदगी जा रही है, आपको कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री 24 घंटे काम कर रहे हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है। आप बैठकर घोटाले पे घोटाला कर रहे हैं और मंत्रियों को कुछ पता ही नहीं है, सब सोए बैठे हुए हैं। इसीलिए सवाल क्या छात्र आपसे नहीं पूछेंगे कि भाई इस बात की गारंटी क्या है कि हम एग्जाम क्लियर करके जाएंगे और हमें किसी के घर का नौकर नहीं बनना पड़ेगा? अगर हमारा अधिकारी हमें पसंद नहीं करता तो हमें 60 नंबर नहीं मिलेगा। उसके बाद 5 साल के बाद उसका भविष्य क्या होगा, आप ये बताइए। क्या उसे कोई प्राइवेट नौकरी मिलेगी? वो क्या करेगा 5 साल के बाद? जी, आपकी काबिलियत ही आपकी पहचान है। अगर हम कहते हैं जिसकी नौकरी लगी है उसमें काबिलियत है, कोई नहीं हटा सकता उसको। आप और हम जाने, दूध देने वाली गाय को कोई नहीं हटाता। अगर कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छी चीजें करता है, उसे कोई नहीं हटा सकता वहां से। विभाग में किसी भी जगह हर उस आदमी की वैल्यू है, हर उस आदमी की पूछ है जो सही से काम करता है। कपीश जी,
सृष्टि जी, चलिए काफी देर बाद मेरी बारी आई है, अब मुझे थोड़ा कह ले लीजिए जी। हम सबसे पहले एक बात पूछना चाहते हैं अपने मनोज पांडे जी से कि केवल परफॉर्मेंस जो है सरकारी नौकरों का ही देखेंगे, लोक सेवकों का? आप अपना देखेंगे कि नहीं देखेंगे कि आप कहां कहां फेल्योर हुए, आपका परफॉर्मेंस कहां फेल्योर हुआ, आपकी नीतियां कहां फेल्योर हुआ और आपके साथ क्या किया जाए? जो बच्चे क्रीम हैं इस देश के, जो एक कमरे में रह के सड़ते हैं पढ़ने के लिए, किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे, और बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के वो बैठ करके विद्या का अध्ययन करते हैं, और आप बैठ के 2 मिनट में इनको टिका देते हैं। एग्जाम लेने के बाद, परफॉर्मेंस करने के बाद, चुन लेने के बाद कि वो बेकार है साहब, उनको हटा दिया जाए, उनका हर साल परीक्षा हम लेंगे और उसके बाद 5 साल के बाद हम पक्की नौकरी देंगे, यानी संविदा पे आप रखेंगे। नौकरी पाने के बाद वो विवाह भी क्या 5 साल के लिए करेगा? परिवार क्या 5 साल और लेट बसाएगा? तो दरअसल जब निर्वंशियों की सरकार चलती है तो उनको किसी बच्चे की पीड़ा याद नहीं आती। और मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सख्त शब्द कह रहा हूँ, नजरों में मैं इसलिए कह रहा हूँ, मनोज जी सुन लो, टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, सुन लो, व्यक्तिगत टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। कि इस देश में 35.9 वंशी और निर्वंशी का कोई मतलब नहीं है, आप गलत बात कर जो रहे कि हैं। बेरोजगार है और ये आपकी वजह से हो कपीश जी रहे हैं। देखिए, आप नहीं सर, आप अपनी बात बोलिए, बिल्कुल बेझिझक बोलिए, लेकिन ये पर्सनल अटैक्स मत करिए। आपकी वंशियों की सरकार थी, पूरा वंश आपका चल रहा था सर, उसमें क्या हुआ वो भी सबने देखा। तो वंश और निर्वंश से कोई लेना देना नहीं है सरकार का। आपकी सरकार पूरा यादव खानदान चला रहा था कपिल जी, शायद आप भूल रहे हैं, आपको शायद नहीं पता, आपकी सरकार पूरा यादव खानदान चला रहा था। और पिछली सरकार में ये बोलते थे कि मुख्यमंत्री 3.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, 4.5 मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के। क्या बात कर रहे हैं आप? 4.5 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश चलाते थे। आज मुझे बताइए, आज हमारे मुख्यमंत्री को कुछ उठा के दिखाइए आप कि मुख्यमंत्री को घोटाला को दिखाइए आप मुझे। 4.5 मुख्यमंत्री सरकार चलाते थे कपिल जी, आप बात कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी आपकी सरकार चला रहे हैं, आप बोलते क्यों नहीं है? जिस समय 40% के आप क्या बात करते हैं? -23.9% की जीडीपी लेके आए हैं। जिस समय देश आजाद हुआ था और विभाजित हुआ था, उस समय भी देश की जीडीपी -23%, 23.9%। देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी, पता है आपको कहां पड़े थे? बेचारे रोड पे बढ़ते थे, रोड पे। डिबेट रोजगार को हो रही है, प्रधानमंत्री आप उस माँ बाप की पीड़ा नहीं देखिए कपिल जी, मनोज जी, ये पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं आप भाई? ये पर्सनल अटैक्स क्यों कर रहे हैं सर? एनसीआरबी की रिपोर्ट है 2018 की, ये आंकड़े सुन लीजिए। एनसीआरबी के आंकड़े हैं कि 12,936 युवाओं ने जो है वो आत्महत्या की और ये किसानों से ज्यादा है। उस वर्ष किसानों ने 12,936 की, ये 10,349 किया था, और युवाओं ने जो है 12,936 आत्महत्याएं की थी। उनके माता पिता से पूछिए जिन्होंने जिस भावनाओं से उनका पालन और पोषण किया होगा। अगर कोई व्यक्ति माँ पिता बनता है ना, तो वो जानता है कि उसके बेटे का क्या दुख होता है, उसके परिवार को कपिल चलाने जी में देखिए, क्या मैं दिक्कतें बार बार आती हैं। सर आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये अन्यथा की बातें मत करिए सर, इलॉजिकल तथ्य मत पेश करिए सर प्लीज। कपिल जी, राजनीति करनी है करिए, सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन ये निर्वंश और वंशियों से, माता पिता से, बच्चों से कोई लेना देना नहीं है सर इस बात का। जनता ने बहुमत दिया है सर, किसी के बच्चे ने नहीं दिया है सर। प्लीज ये इस तरीके की बातें मत करिए सर, इस तरीके की बातें मत करिए। आपकी सरकार में पिता, बेटा, चाचा, बहू, हर किसी ने मिलकर सरकार चलाई है सर, पूरे के पूरे खानदान ने सरकार चलाई है, किसी वंश ने नहीं, पूरे खानदान ने, सारे रिश्तेदारों ने मिलकर सरकार चलाई है। तो आप प्लीज इस तरीके की बातें मत करिए सर, मैं बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूँ कि इस तरीके की बातें मत करिए। विवेक, क्या कहना चाह रहे हैं? सृष्टि जी, मेरा सवाल सिर्फ विपक्ष से भी है कि आज विपक्ष ने अगर अपनी सही भूमिका अदा की होती तो आम छात्रों को सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। बिहार से लेके उत्तराखंड तक छात्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा है, कहीं मशाल जुलूस निकल रहा है, कहीं वो थाली पीट रहा है। अगर आज विपक्ष ने, आज ये विपक्ष 3 साल बाद रोना रो रहा है सरकार से कि आप रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं,
इसी विपक्ष ने 3 साल तक अब तक क्या विपक्ष होता रहा, इसने क्यों विधानसभा में आवाज नहीं उठाई? अपनी नॉलेज सुधार आपने लीजिए। मंत्रियों से सवाल नहीं पूछे, जिम्मेदार आप भी हो उसके लिए। ये नहीं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी से भाग सकता है। छात्रों का लेकिन क्योंकि मीडिया इस बात को दिखाता नहीं है, आज मैं सृष्टि जी को बधाई देना चाहता हूँ कि आज न्यूज वन इंडिया ने कम से कम बेरोजगारी के ऊपर चीज रखी है, वरना आप मीडिया पर उठा के देख लीजिए, आज भी बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए आपको तथ्य की जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलसल तरीके से समाजवादी पार्टी ने और अन्य विपक्षी दलों ने भी बेरोजगारी पे बात उठाई है। सर सबकी सरकार क्यों चली गई? चलिए ठीक है, इस पर नहीं जाना चाहूंगी मैं। मनोज तिवारी जी जुड़े, कुछ कहना चाह रहे हैं। मनोज जी बोलिए, मनोज तिवारी जी बोलिए, मनोज तिवारी विवेक और कपिल जी मैं आऊंगी सर, प्लीज कपिल जी विवेक में आऊंगी, मनोज तिवारी जी को बोलने दीजिए, बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। बोलिए सर। 2017 के बाद लगातार रोजगार के मुद्दे पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में रोजगार का मसला जो है बहुत ही भयानक है और इस पर तमाम विपक्षी दलों के लोगों ने, कांग्रेस ने भी बहुत मुखर होकर बारंबार इसका प्रश्न उठाया है, बारंबार विधानसभा से लेकर सड़क पर तक अपनी प्रदर्शन किया है। अब दूसरी बात पर आते हैं, हम ये बोल रहे हैं कि देखिए सरकार को संजीदगी रही है, सरकार संजीदा नहीं है रोजगार को लेकर। उसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ, 2017 के बाद से जैसे चमड़ा उद्योग, उनकी स्थिति लगातार गिरती चली जा रही है। कानपुर के तमाम अगल बगल के जितने भी चमड़ा उद्योग है तकरीबन बंद की कगार पर है। दूसरी बात, लघु उद्योग का मामला ले लीजिए, लघु उद्योग में तकरीबन 13% से ज्यादा का गिरावट आया है। उसके बाद जो बड़े बड़े उद्योग है, कांग्रेस भी इस दुर्दशा के लिए उतनी जिम्मेदार है जितना कि वर्तमान सारी चीजें है। और अगर नहीं है तो सरकार ने, ये सरकार के लिए भाग तो आप भी नहीं सकते छात्रों के सवाल। अब रही बात की रोजगार का मसला, रोजगार आखिर आएगा कहां से? जो नौजवान हैं, आज जो संविदा का मामला है, ये सारे मामले इसलिए सरकार के द्वारा दिए गए हैं। इस योगी जी कह, ठीक है मनोज जी, देखिए सवाल ये है, बार बार सवाल ये उठता है और विपक्ष की तरफ से सवाल इसीलिए उठाया जाता है, छात्र भी यहाँ पर बैठे हैं, कि जब तमाम मजदूर पलायन करके आए थे तब आपने साफ तौर पर, योगी सरकार ने साफ तौर पर आश्वस्त उनको किया था कि आपको कहीं जाने की, अपने गांव से, अपने शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको आपके घर के आसपास ही फैक्ट्रियां खुलवा कर देंगे, आपको काम करवाएंगे ताकि आपको बाहर जाकर इस तरीके से धक्के ना खाने पड़े। ये उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए थे। आज जो पढ़े लिखे हैं, आपने कहा था कि आप पूरी तरीके से क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि स्किल के हिसाब से हम उनको नौकरियां देंगे, पहले हम डिवीजन करेंगे कि कौन किस स्किल में पारंगत है, उसके बाद में हम फैसला करेंगे, उसको उस सिस्टम में हम फिट करेंगे। वो तमाम चीजें कहां चली गई आज? सृष्टि जी, मैं आपको बता दूं, एमएसएमई, स्मॉल स्केल एमएसएमई जो विभाग है वो विदाउट कोलेटरल 20-25 लाख रुपए के लोन दे रहा है। यूपी की गवर्नमेंट हम लोगों ने, मैं आपको सबूत के साथ दिखा सकता हूं कि इतने लोगों को हम लोगों ने लोन बांटे हैं जिनके पास प्रोजेक्ट हैं, जिनके पास चीजें हैं, और उन्होंने बैंक में, अगर उन्होंने उद्योग केंद्र में, जो जिले में उद्योग केंद्र होता है वहां पे उन्होंने लोन। सर, एक गरीब मजदूर आपसे लोन मांगने आएगा, एक गरीब मजदूर आपसे लोन मांगने आएगा, जो मजदूर बाहर से आया, उत्तर प्रदेश में अपना अपने घर वापस आया, जिन लोगों के पास कैपेसिटी थी, जिनके पास प्रोजेक्ट था, और जिनके उनको पास सरकार ने पैसा दिया, और पैसा देंगे तो गरीब मजदूर वही नौकरी करेगा सर। ना। मजदूरों के पास में कोई ऐसी कैपेसिटी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है कि वो आकर आपसे लोन लेगा और वो भरेगा कैसे जब उसका काम नहीं चलेगा? कोरोना काल में नौकरियां नहीं है, कोरोना काल में काम नहीं है, जिसके काम है वो भी चौपट हो चुके हैं, वो आपसे लोन लेकर उसकी किस्तें कैसे भरेगा? जिंदगी भर कर्जे तले दबा रहेगा। आप तो बुला बुला कर उसे और कर्जदार बना रहे हैं कि आप कर्जा ले लीजिए, उसके बाद में काम चलता नहीं चलता भगवान भरोसे है। सृष्टि जी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जिनका बिजनेस चलाना चाहते हैं, जिनके पास आइडिया हैं, उनको सरकार लोन दे रही है एमएसएमई के थ्रू। 25 लाख रुपए का लोन, 25 लाख रुपए का लोन बिना कोलेटरल के, जिला उद्योग केंद्र बिना कोलेटरल के 25 लाख का लोन दे रहा है, और वो उससे गारंटी ले रहा है कि वो 25 लाख के लोन में कम से कम 25 लोगों को रोजगार देगा। ठीक है विवेक, जवाब दीजिए इस बात का। 25 लाख लोन दे रही है सरकार,
कितने लोगों को मिला? गरीब क्या करेंगे इस लोन का? क्या फायदा है? ट्रस्टी जी मैं आऊंगी 25 लाख लोन कपिल जी, सरकार आऊंगी के सर, पास प्लीज। झूठे आंकड़ों के अलावा कुछ नहीं है। ये वही सरकार है जिसने कोरोना का बहाना बनाकर छात्रों की स्कॉलरशिप बंद कर दी है। एसटी और एससी छात्रों का जो एडमिशन अब तक 0 फीस पे होता था वो तक बंद कर दिया है। आखिर मनोज जी से पूछे ना कि छात्रों को सरकार कौन सा लोन दे देती है। उत्तर प्रदेश में अपराध व्यवस्था चरम पर है, तो यहाँ उद्योग कौन लगाएगा? आप मुझे बताइए। थाने से लेकर एसपी तक बिक रहे हैं, आपके सीएम को एसपी तक सस्पेंड करना पड़ रहा है, और आप उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने की बात कर रहे हैं। तो विवेक जी, छात्र कार्रवाई कल हो रही सड़कों है पर ना, उतरा है। कार्रवाई माध्यमिक हो शिक्षा रही है मंत्री ना, कहाँ थे? कार्रवाई कर रहे हैं माध्यमिक ना। शिक्षा आप मंत्री मुझे कहाँ थे? बताइए, शिक्षा आज मंत्री उस का CEO नैतिक को, दायित्व है आज कि उस छात्रों SP के की खिलाफ मुकदमा भावनाओं दर्ज को वो हुआ शांत नहीं करते। हुआ। शिक्षा आप मुझे मंत्री बताइए, आराम से सो रहे SP हैं के इस खिलाफ वक्त। मुकदमा दर्ज हुआ नहीं हुआ? आप दुनिया का बताइए। सबसे बेकार शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश को नसीब हुआ है। छात्र सड़कों पे थे तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा कहाँ थे? बताइए। छात्र जब सड़कों पे उतरेगा तो माननीय शिक्षा मंत्री का नैतिक दायित्व है कि छात्रों की भावनाओं को शांत करते। वो सो क्यों रहे हैं? सरकार, मुख्यमंत्री ने काम किया, सदन में जवाब दिया। आज 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 इसी मुद्दे पे बहस हुई सदन के अंदर। शायद आपको जानकारी है या नहीं, मुझे नहीं पता, पर आज इसी पूरे मुद्दे पे जो है सदन में बहस हुई और चीजें बढ़ाई गई। सदन में बहस कर ली आपने, बड़ा सारे आंकड़े सदन में रखे गए। आप भी ये सपा के विधायक थे, आनंद भदौरिया सपा के विधायक थे, उनको जवाब दिया गया। प्रकाशित कराया जाता है। ये आप ही की सरकार है ना, जुमला सरकार है। चलिए ठीक है कपिल जी, विवेक आखिरी कमेंट लेंगे। मनोज तिवारी जी शुरुआत आपसे करेंगे। मनोज तिवारी जी शुरुआत आपसे। सृष्टि जी, हमारे साथी ने बोला, भाजपा के प्रवक्ता ने कि एमएसएमई के मामले को लेकर सरकार ने 25 लाख रुपए लोन की घोषणा की है। मैं आपके चैनल दावे के साथ कह सकता हूं, मैं तकरीबन 10 लोगों को जानता हूं जो बिल्कुल बिहार के इलाके से सटे हुए हैं। वहां आप किसी बैंक में चले जाइए, बैंककर्मी तक को ये पता नहीं है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार के द्वारा घोषणा की गई है, इतने कागजात डिमांड किए जाते हैं कि जो लघु उद्योग को लेकर के वहां लोन लेने जाते हैं वो भाग खड़े होती है। ये जमीनी हकीकत है एमएसएमई का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सरकार की घोषणाएं महज कागज पर है, जमीनी हकीकत पर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग रोजगार और बेरोजगार लोग जा रहे हैं। मनोज जी, हमने 10 लोगों को लोन दिलवा दिया, 10 लोगों को। अब स्थिति क्या है जिनको जानकारी है, हम नोएडा की बात करें, 10 लोगों को नोएडा में पंजाब नेशनल बैंक से लोन मिला है। आप समझिए, अब ये नहीं है कि मैं जाके कि हम लोग बलिया में जाके या आजमगढ़ में जाके हम लोग जहाँ जाके घर घर बताएं कि भाई क्या लोन मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। गोंडा से, लखनऊ से, रायबरेली से, बरेली से नहीं जोड़ सकते। उत्तर प्रदेश का भाग नहीं मानते आप यहाँ तुलना साबित क्या करना गोरखपुर से कैसे चाहते हैं? करेंगे? उत्तर प्रदेश का भाग नहीं। कपिल जी आखिरी कमेंट आपका। जानकारी नहीं। कपिल जी आखिरी कमेंट। जमीनी है। देखिए, बहुत सृष्टि जी साफ बात बता रहे हैं कि एमएसएमई के अंदर ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। 50% भी प्रोडक्शन नहीं कर रही है, क्योंकि मैं भारतीय स्टेट बैंक का पैनल एडवोकेट हूं और जितने एमएसएमई के ऋण होते हैं उनका लीगल मैं ही तैयार करता हूं, और इसलिए ये मुझसे झूठ नहीं बोल पाएंगे। पहले भी प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोला जब मुद्रा के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए जो है वो एनपीए हो गए, तो इन्होंने क्या किया कि जो टर्म लोन था उसको भी, और जो सीसी लिमिट था उसका कोड बदल करके मुद्रा लोन कर दिया, और जो आज से 15 साल से चीजें चली आ रही थी उन लोन को जोड़ के भी मुद्रा लोन में डाल दिया। मुद्रा लोन 50,000 से 1 लाख रुपए से ज्यादा कोई बैंक नहीं देती है, ये झूठ बोलते हैं। और उसके बाद भी बता दे, 5.5 लाख करोड़ रुपए मुद्रा बैंक में इधर भी एनपीए हुआ है, और जो बैंकों को जोड़ा गया है वो इसीलिए कि नॉन परफॉर्मिंग बैंक ऐसी हो गई जो कि लोन नहीं दे सकती थी, इसलिए बैंकों की संख्या कम करके एक में मिला के बड़ा बैंक बनाया गया है। और सही बैंक को भी बीमार करने का काम इस योगी सरकार ने और बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया। ठीक है विवेक, आखिरी कमेंट आपका। विवेक आखिरी कमेंट। सृष्टि जी, मेरा बस एक स्पष्ट सवाल है सरकार से, जब छात्र कल सड़कों पे था तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री कहाँ थे? शिक्षा मंत्री अपने दायित्व से भाग रहे हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है रही बात मनोज, विपक्ष शिक्षा की, मंत्री तो कहाँ है विपक्ष की- आखिरकार? छात्र बार बार पूछ रहे हैं कहाँ है, कोई बाइट नहीं है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है कहाँ आखिर में? शिक्षा मंत्री सदन में जवाब दे रहे हैं, आंकड़ों के साथ जवाब दे रहे हैं। जिन आंकड़ों को आप देख रही हैं वो शिक्षा मंत्री के ही आंकड़े पूरे के पूरे। आज इनकी विधायक को 1-1.5 घंटे शिक्षा मंत्री ने, माननीय दिनेश शर्मा जी ने जवाब दिया है। छात्रों के बीच में जाने का कोई मन नहीं है क्या सर?
आप शिक्षा मंत्री हैं जो छात्रों के बीच में जाएंगे ना कम से कम। सृष्टि जी, 2 मंत्री कोरोना की वजह से जा चुके हैं, सरकार 2 मंत्रियों खो चुकी है कोरोना की वजह से। आप बताइए कि अब कहां से आदमी पब्लिक के ये बीच में स्पष्टीकरण थोड़े है, ये जो छात्र सड़कों पर उतरे हैं जिनके लिए रोजी रोटी और खाने के लिए रोटी नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, वो ये चीजें आप ये स्पष्टीकरण आपका बेहतर है कि कोरोना की वजह से वो उनसे मुलाकात करने के लिए नहीं जाएंगे। सरकार तो पूर्णतः काम कर रही है, जमीन पर उतर कर काम कर रही है। चलिए ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश, चाहे वो छात्र, इस समय तमाम संगठन है छात्रों की जो जमीन पर उतरे हुए हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, सभी बढ़ चढ़कर बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हल्ला बोल रही है। और इधर सरकार ने इसी हलचल के भीतर ही 3 लाख नौकरियां देने का वादा कर दिया है। लेकिन अब छात्रों की आंखों में रोशनी जरूर है, एक चमक जरूर है कि हाँ 3 लाख लोगों में से शायद हम भी हो सकते हैं, लेकिन अब जवाब तब देना पड़ेगा जब 6 महीने के बाद ये चीजें धरातल पर कहां होंगी, तब सरकार को इस चीज के लिए तैयार होना चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।